नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरौड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दी एग्जीक्यूटिव। सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसमें हमने पिछली कक्षा में उसके एक प्रमुख अंग व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके एक दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको भली भांति पता है कि मुख्य कार्य क्या हैं। तो कार्यपालिका जो है वो शासन का संचालन करती है और आज के युग में कार्यपालिका शासन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यहाँ तक कि कार्यपालिका को ही सरकार समझ लिया जाता है। अब सभी राज्य लोक कल्याणकारी बनते जा रहे हैं। कार्यपालिका का जो कार्यक्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से प्रशासक जो वर्ग हैं वो बहुत ही शक्तिशाली बन गए। कार्यपालिका को यदि परिभाषित किया जाए तो उसमें प्रोफेसर गार्नर महोदय के शब्दों में हम इसको उद्धृत कर सकते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति तथा कर्मचारी आ जाते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा अर्थात कानूनों को लागू करना है। ये कार्यपालिका की परिभाषा गार्नर ने दी है। इसके अलावा और भी विद्वान इसको अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। उसमें गिलक्राइस्ट का भी नाम आता है। वो कहते हैं कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। तो ये कार्यपालिका की डेफिनेशन है। इस प्रकार कार्यपालिका के अंतर्गत केवल राज्य का अध्यक्ष और मंत्री नहीं आते, बल्कि पुलिस का सिपाही, गांव का चौकीदार भी कार्यपालिका का ही अंग है। कानूनों को ठीक तरीके से लागू किया जाता है अथवा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों पर होती है। किंतु मंत्रीगण स्वयं कानूनों को लागू नहीं कर सकते। शासन का जो संचालन है वो प्रशासनिक अधिकारी और राज्य कर्मचारी करते हैं। प्राय इसके लिए नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और नौकरशाही में सचिव, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट से लेकर छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी तक शामिल होते हैं। ये लोग शासन कार्य में विशेष योग्यता और दक्षता रखते हैं। मंत्रिमंडल का कार्य यदि नीति निर्धारित करना है तो नौकरशाही के जो सदस्य होते हैं वो इस नीति को लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से 3 तरह के लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। राज्य का अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट, मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट, तथा नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स अर्थात प्रशासनिक अधिकारी। तो ये कार्यपालिका हुई। इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब हम बात करें कि कार्यपालिका के जो विभिन्न रूप क्या हैं। कार्यपालिका के विभिन्न रूपों की यदि चर्चा करें, वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उसमें एक है नाम मात्र की तथा दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसके हाथों में वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। इसके विपरीत वास्तविक कार्यपालिका वह है जो वास्तव में शक्ति से युक्त है। संसदीय प्रणाली वाले देश में सम्राट अथवा राष्ट्रपति के कहने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। कहने के लिए कि सम्राट में सारी शक्ति है, राष्ट्रपति में सारी शक्ति है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, विधेयकों पर अनुमति प्रदान करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है,
पर वास्तव में उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो नामात्र के लिए होती हैं। संसदीय शासन में वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में होती हैं। परंतु जहाँ पर अमेरिका का संबंध है तो राष्ट्रपति वहाँ का औपचारिक अध्यक्ष तो है ही साथ वो देश का वास्तविक प्रशासक भी होता है। दूसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका, सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव। एकल कार्यपालिका में शासन की अंतिम जो जिम्मेदारी है एक व्यक्ति के ही कंधों पर रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकल कार्यपालिका का सर्वोच्च उदाहरण है। वहाँ समस्त कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और ये ठीक है कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों या सचिवों की नियुक्ति करता है, पर उनके मंत्री सलाहकारों के रूप में नहीं बल्कि मातहत के रूप में ही काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिमंडल से परामर्श ले सकता है और जब चाहे नहीं ले सकता है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका के दर्शन होते हैं। वहाँ कार्यकारी शक्ति बहुत से व्यक्तियों में विभक्त होती है। तो ये एकल और बहुल कार्यपालिका का रूप हुआ। एक तीसरा प्रकार है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रधानमंत्री। वे अपने दल के कार्यक्रम के अनुसार अपनी नीतियां बनाते हैं। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सेवाओं के जो सदस्य हैं, सिविल सेवा से तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारी, राज्य कर्मचारी, ये लोग योग्यता के आधार पर छांटे जाते हैं और स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल की अदला बदली होती रहती है, पर सिविल कर्मचारियों की नौकरी स्थायी हुआ करती है। एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद वो रिटायर होते हैं। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका का अंतर है। जो स्थायी कार्यपालिका जो है ये अपने पद के ऊपर बने रहने के लिए राजनीतिक समर्थन पर आश्रित नहीं रहना पड़ता इनको। इनका चयन लोक सेवा आयोगों के द्वारा किया जाता है और ना ही वे किसी राजनीतिक दल के साथ प्रतिबद्ध होते हैं। उनका काम राजनीतिक कार्यपालिका के जो निर्णय हैं उनको क्रियान्वित करना है। राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होने से इनके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। एक है वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका में ये है कि यदि राज्य के प्रमुख वंश क्रम के अनुसार सत्ता प्राप्त करते हैं तो उन्हें वंशानुगत कार्यकारी कहा जाता है। प्राय राजतंत्र में वंशानुगत कार्यकारी होते हैं। लोकतंत्र कार्यकारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जनता के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है और निर्वाचन का तरीका राज्य के संविधान और शासन प्रणाली पर निर्भर करता है। तो ये वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो है संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका विधानमंडल के परस्पर संबंध को ध्यान में रखते हुए इसके दो रूप किए जाते हैं, एक संसदीय कार्यपालिका और दूसरी है अध्यक्षीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका को मंत्रिमंडल अथवा उत्तरदायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसको रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको। संसदीय कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो संसद या विधानमंडल के सदस्यों में चुने जाते हैं और वो अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के निरंतर विश्वास और समर्थन पर आश्रित होते हैं। वे अपने अच्छे बुरे सभी कार्यों के लिए सीधे ही संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस पद्धति में प्रतीकात्मक कार्यकारी अर्थात राष्ट्रपति या सम्राट को न तो कोई यथार्थ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, न ही कोई
उसका कोई उत्तरदायित्व होता है। साधारणतः मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, जिसे संसद का जो निम्न सदन होता है, लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसमें बहुमत प्राप्त होता है। परंतु मिलीजुली सरकार में अनेक दलों से संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार सरकार की किसी भी गलती के कारण मंत्रिमंडल विधानमंडल के विश्वास से वंचित हो सकता है और उसके परिणाम स्वरूप पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के कार्यों की देखरेख करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय करता है। सिद्धांत उसकी जो स्थिति होती है वो समकक्ष व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति की होती है। व्यवहार के धरातल पर पूरा मंत्रिमंडल उनके नेतृत्व को स्वीकार करता है। तो ये होता है उत्तरदायी, या कहें कि संसदात्मक जो कार्यपालिका का एक रूप है। दूसरा है अध्यक्षीय कार्यपालिका। संवैधानिक दृष्टि से विधानमंडल से स्वाधीन होते हैं, अर्थात न तो उसका कार्यकाल विधानमंडल के समर्थन पर आश्रित होता है और न ही वह अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें जो मुख्य कार्यकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव अर्थात राष्ट्रपति, वो केवल प्रतीकात्मक राज्य प्रमुख नहीं होता है, बल्कि यथार्थ कार्यकारी होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और सारी कार्यकारी शक्तियां उसी के हाथ में रहती हैं। मुख्य कार्यकारी का जो चुनाव है स्वयं निर्वाचक मंडल करता है, विधानमंडल नहीं करता। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि वो राष्ट्रपति के एक तरह से सेवक मान सकते हो आप उनको। इस पद्धति के अंतर्गत शासन के तीनों अंग विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण या शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत इसमें पालन किया जाता है। तो ये कार्यपालिका के कुछ रूप हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कार्यपालिका की शक्तियाँ, कार्य, भूमिका क्या है, उनके महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं। उनको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो उसमें कुछ कार्य हैं जैसे प्रशासन से संबंधित कार्य, और प्रशासन से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें कानूनों को लागू करना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं प्रशासन से संबंधित। राज्य के सभी कर्मचारी पदाधिकारी वास्तव में कार्यपालिका के अंग होते हैं और राष्ट्रपति एवं मंत्री राज्य कर्मचारियों को निर्देश दे सकते हैं और उनसे वो नीतियों का पालन करवाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कूटनीतिक कार्य, डिप्लोमेटिक फंक्शन। एक राज्य के अन्य राज्य के साथ जो संबंध होते हैं वो कूटनीतिक संबंध कहलाते हैं। राज्य अपने राजदूत अन्य राज्यों में भेजता है, दूसरे राज्यों के राजदूतों को अपने यहाँ पर रखता है, अन्य राज्यों से व्यापारिक और राजनीतिक समझौते करता है, युद्ध शांति की घोषणा करता है। ये सब कार्य जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि कूटनीतिक कार्य केवल कार्यपालिका पर न छोड़े जाएं, बल्कि संसद यानी जनता के प्रतिनिधियों का भी उसमें कुछ हाथ हो। और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई जो संधियाँ हैं, वो सीनेट की मंजूरी उनको बहुत अनिवार्य है। और देखा जाए तो कूटनीतिक कार्यों का जो कुशल संपादन है कार्यपालिका के द्वारा ही संभव है, क्योंकि संसद एक विशाल सभा होने के कारण शीघ्रता से वो एकमत होकर कार्य नहीं कर सकती। इसके अलावा है सैनिक कार्य, मिलिट्री फंक्शंस। राज्य के जल, थल, वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति या सम्राट होता है। इस प्रकार सैन्य संगठन, सेना अधिकारियों की नियुक्ति, सैन्य व्यवस्था पर कार्यपालिका का ही नियंत्रण होता है। भारत में राष्ट्रपति जो देश की जल, थल, वायु सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। अमेरिका में भी यही स्थिति है, पर वहाँ युद्ध की जो घोषणा है वो वहाँ की जो संसद है अर्थात कांग्रेस वही कर सकती है। लेकिन कार्यपालिका अपने कूटनीतिक शक्तियों का प्रयोग से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है कि विधानमंडल के पास युद्ध की घोषणा के अलावा कोई चारा ना हो, कोई विकल्प ना हो। इसके अलावा न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शंस। न्यायाधीश से हालांकि बड़े योग्य होते हैं, पर वे केवल
कानूनी दृष्टिकोण से ही मामलों का निपटारा करते हैं, इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए कि विशेष परिस्थितियों में लोगों को क्षमादान भी मिल सके। और यही कारण है कि सभी देशों में कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं, जैसे सम्राट हुए या राष्ट्रपति हुए, उनको क्षमादान की शक्ति मिलती है। सम्राट राष्ट्रपति कुछ विशेष अवसरों पर सर्व क्षमा भी प्रदान करते हैं, जिससे एक साथ बहुत सारे कैदियों को छुटकारा मिल जाता है। न्याय मानवता की दृष्टि से ये करते हैं। विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, देश में जैसी शासन प्रणाली होती है उसी के अनुसार कार्यपालिका को कुछ विधायी अधिकार प्राप्त होते हैं। जिन देशों में संसदीय प्रणाली होती है वहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के अधिवेशन में भाग लेते हैं। कानूनों के मसौदे जो हैं वो संसद के समक्ष रखते हैं, उन्हें पास करवाते हैं। जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उन देशों में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का विधानमंडल से उनका कोई संबंध नहीं होता, पर इन देशों में राष्ट्रपति विधानमंडल को अपने संदेश भेजकर विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रद्द करने का अधिकार यानी वीटो पावर अध्यक्षात्मक प्रणाली में वो रखता है। वित्तीय शक्तियाँ, संसदीय शासन वाले देश में वित्त पर मंत्रिमंडल का पूरा नियंत्रण होता है। बजट का निर्माण, नए टैक्स का निर्धारण, पुराने करों में फेरबदल करना, ये मंत्रिमंडल के कार्य हैं। और वास्तव में वित्तीय विधेयक मंत्रियों के अलावा कोई संसद सदस्य पेश कर ही नहीं सकता। अमेरिका में भी राष्ट्रीय बजट राष्ट्रपति की देखरेख में तैयार होता है, परंतु विधानमंडल की मर्जी है कि उस बजट को स्वीकार करे या ना करे। और इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं, जैसे उपाधियों को बांटना, कुछ विशेष लोगों को पेंशन पुरस्कार देने का अधिकार। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीयों को राय साहब, राय बहादुर, खान बहादुर आदि उपाधियां मिलती थी, अब वो बंद हो गई हैं। किंतु विशेष वीरता और साहित्य, कला, समाज के क्षेत्र में विशेष योग्यता होने पर अलग अलग पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सेना में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इस तरह से बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। कार्यपालिका के ही कार्य माने जाते हैं। तो ये कार्यपालिका के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उनके कौन सी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी क्या भूमिका निभाई जाती है, तो वो उनके बारे में बात करी। धन्यवाद।